Hello students, welcome to Swami Vivekanand Institute, and in this lecture video we are going to discuss second part and second part में long term finance को discuss करेंगे। long term जो financing है, इससे जो previous part number 1 रहा है आपका, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव, इनसे रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स को, एक्टिविटीज वगैरह को डील किया था। फिर एक कॉन्फ्लिक्ट को भी पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट की बात की थी और ये सोचा था कि वो सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज, कहाँ कहाँ से फाइनेंस को रिसोर्स को इशू किया जा सकता है। नाउ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात भी हम लोगों ने कर ली थी कि अराउंड 5 इयर्स तक जो इशू किया जाता है, वो 5 इयर्स के बाद जो किया जाता है वो लॉन्ग टर्म में होता है। सारे बिग प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्सेस को हमने देखा था और भी इसके साथ मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, जैसे कि ब्रिज फाइनेंसिंग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रिज फाइनेंसिंग क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग भी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से वन बाय वन हम पढ़ेंगे। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका ओवरव्यू पढ़ा था और मैंने आपको लिख के सारा कुछ समझाया था, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स, लोन वगैरह कैसे क्या होते हैं और इनके बारे में आज हम रीडिंग के थ्रू और पीपीटी के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से बाय वर्ड्स आपको इनके साथ डील करना पड़ता है। इक्विटी शेयर जो होता है वो स्मॉलेस्ट और इंडिविजिबल यूनिट होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटल की बात की थी, एक बार फिर भी दोबारा से इसको बता देती हूँ। कैपिटल जो होता है वो होता है पब्लिक का जो भी फंड्स कंपनी के पास जमा होता है वो कैपिटल की फॉर्मेट में होता है। और कैपिटल को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 2 करोड़ रुपीस को हमें डिवाइड करना है 100 के शेयर्स में, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और जो ये सबसे छोटा यूनिट होता है इसको हम शेयर्स कहते हैं, क्योंकि इसके और सब डिवीजन नहीं हो सकती, इसके सब पार्ट्स नहीं हो सकते, तो इसको बोलेंगे हम क्या, इक्विटी शेयर्स। और शेयर्स को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ था, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, फिर विच इज इशूड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल, कैपिटल को उठाने के लिए हम शेयर्स की जरूरत पड़ती है। फर्दर इक्विटी शेयर्स कैपिटल, अगर मैं दूसरी इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो ऑल शेयर कैपिटल, इसमें सारे के सारे शेयर्स कैपिटल आते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आते, एक्सक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट नहीं होता। द शेयर होल्डर्स ऑफ इक्विटी हैव वोटिंग राइट्स। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस से भी पढ़ा था कि जो इक्विटी वाले होते हैं उनके पास एक प्लस पॉइंट होता है और वो बोर्ड ऑफ मीटिंग्स भी अटेंड कर सकते हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स उनके पास होते हैं, वोटिंग राइट्स का भी उनको अधिकार मिलता है। फिर उसके बाद टू द पेड अप इक्विटी कैपिटल, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो पब्लिक से इशू कर सकती है और प्रमोटर से एज इक्विटी शेयर कैपिटल बाय इशूइंग ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स को इशू करके वो शेयर्स को क्या कर सकती है, पब्लिक के थ्रू वो करा सकती है, इशू करा सकती है, जिसके बारे में हमने आईपीओ और एफपीओ में भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और एफपीओ क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। इनका मतलब क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम मैं एज अ कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही हूँ या मैं फाइनेंस को रेज कर रही हूँ, मेरे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने, अगर ये फर्स्ट टाइम करती हूँ थ्रू प्राइमरी मार्केट तो ये कहलाता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और अगर वो सेकेंडरी टर्म्स में होता है और अगर दोबारा दोबारा किया जाता है तो वो एफपीओ कहलाता है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग कहलाता है। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनको हम डिविडेंड देते हैं रिटर्न्स की टर्म्स में, एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद उनको दी जाती है अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को पहले प्रेफरेंस दी जाती है कि आपको हम पेमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, देन फिर हम कुछ और पॉइंट्स पे मूव करेंगे।
फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को पैसा देंगे। इसके फीचर्स की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज होता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड चार्जेस नहीं होते ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स में। इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न्ड, अगर तो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है तो हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिटर्न्स की टर्म्स में। अगर नहीं कमाया तो इनके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि पे करना ही करना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड। उसके बाद इक्विटी शेयर्स हैव नो मैच्योरिटी डेट, कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, उसकी कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, इसीलिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती रिडीम करने की। रिडीम का मतलब रीपेमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती। फिर फर्म विद द लॉन्गर इक्विटी बेस, अगर इक्विटी बेस ज्यादा है, लॉन्गर इक्विटी बेस, तो ग्रेटर एबिलिटी टू रेज डेब्ट। अगर हमने इक्विटी शेयर्स ज्यादा इश्यू कर रखे हैं तो हमारे पास एक बेनिफिट है कि हम डिबेंचर होल्डर्स को भी अलाउ कर सकते हैं अपनी कंपनी में आने के लिए, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और एक डेट और कैपिटल, डेट और इक्विटी की रेशियो हमें मेंटेन करके रखनी पड़ती है, ठीक है। डेट फाइनेंस ऑन फेवरेबल टर्म्स, दस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीजेस, अगर हम इक्विटी शेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम इक्विटी शेयर्स को बढ़ा रहे हैं अपनी कंपनी में, तो उससे क्रेडिट वर्थीनेस कंपनी की बढ़ती है और एक मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हाँ इक्विटी मिल रही है तो डेट के भी अपॉर्चुनिटीज इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट की बढ़ जाती है। कंपनी फर्दर इशू कर सकती है कैपिटल, द कंपनी कैन फर्दर इशू शेयर कैपिटल बाय मेकिंग राइट इश्यूज एंड बोनस इशू। देखो इनको समझेंगे, राइट इशू और बोनस इशू होता क्या है। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है, बोनस इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किया जाता है, लेकिन जो राइट इशू होता है वो, बोनस इशू तो लिक्विडिटी को बढ़ाता है, कंपनी में लिक्विडिटी को बढ़ाता है, और जो राइट इशू होता है ये क्या बढ़ाता है, कैपिटल को रेज करता है, कैपिटल को बढ़ाता है, ठीक है। कैपिटल बढ़ानी है तो राइट इशू करना पड़ेगा, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही अलाउ करते हैं कि भाई तुम आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। लेकिन और बोनस शेयर्स में भी ऐसा होता है, बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब आपको फ्री में मिल जाते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपना काम प्ले कर रहे हो शेयर होल्डर्स का, तो आपको कंपनी एक एडवांटेज देगी, बोनस शेयर इशू करेगी विदाउट एनी कॉस्ट। लेकिन जो राइट इशू शेयर्स होते हैं वो कॉस्ट के साथ इवन प्रीमियम तक पे इशू करती है कंपनी। तो इसीलिए जो कैपिटल होती है, कैपिटल रेज करने का काम राइट इशू का होता है, जबकि बोनस शेयर जब कंपनी इशू करती है तो वो लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती है। तो ये थे कुछ फीचर्स इक्विटी शेयर्स के। प्रेफरेंस शेयर्स वर्ड से समझ आ रहा है, प्रेफरेंस है जिसमें प्रेफरेंस दी जाती है दो राइट्स के बेसिस पे। एक तो राइट मिलता है उनको इक्विटी शेयर्स का, ठीक है, इक्विटी शेयर्स के ऊपर एक बेनिफिट मिलता है कि इक्विटी शेयर्स वालों से पहले, इक्विटी शेयर्स वालों से पहले दिया जाता है प्रेफरेंस वालों को, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी क्या होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है इनका। इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी वाइंड अप करती है, मतलब कंपनी क्लोज होती है सॉरी, तो क्या होता है, एक फॉर्मल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है कंपनी को। तो जो फॉर्मल प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले पेमेंट की जाती है प्रेफरेंस शेयर्स वालों की इन टर्म्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स की टर्म्स में पहले प्रेफरेंस वालों को दी जाती है प्रेफरेंस कि आओ आप कंपनी में इन्वेस्ट करो, कंपनी से अपनी रीपेमेंट कर लो, जितने भी शेयर्स वगैरह हैं उनकी रीपेमेंट कर लो, और उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर्स वालों, वो इक्विटी वालों को पैसा देते हैं। नेक्स्ट इज फीचर, कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू, और जो प्रॉफिट होता है अगर वो अर्न किया जाता है वो पहले प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिया जाता है। लेकिन इसमें भी एक एडवांटेज होता है कंपनी को कि दिया तो किसको जाएगा, दिया तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को दिया जाएगा, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि देना ही देना है लीगल टर्म्स में। नो लीगल बाइंडिंग टू पे, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती प्रेफरेंस डिविडेंड पे। सबसे ज्यादा एडवांटेज होता है इसका फिक्स्ड चार्जेस को लेके, जिसकी हमने डिस्कशन कर ली,
प्रेफरेंस शेयर्स जो कैपिटल होते हैं जनरली रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ का पार्ट होते हैं, नेट कैपिटल को बढ़ाते हैं, ठीक है। हैंस इट इंक्रीजेस द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द फर्म, मतलब इक्विटी वाले भी क्रेडिट वर्थिनेस को इंक्रीज कर रहे थे और प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी क्रेडिट वर्थिनेस को इंक्रीज कर रहे हैं कि कल को हमें डेट की जरूरत पड़ेगी, हमारी कंपनी को लोन की जरूरत पड़ेगी, तो क्रेडिट वर्थिनेस ही देखी जाएगी कंपनी की, उसके बाद ही सिबिल पड़ा होगा ना, जो कि आपको क्रेडिट देते हैं कि आपकी क्रेडिट इतनी है तो आप इतना लोन ले सकते हो बैंक से, तो यही होता है क्रेडिट वर्थिनेस ऐसे ही कंपनी की। नाउ असेट आर नॉट सिक्योर्ड इन फेवर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, असेट सिक्योर्ड नहीं होते प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो द मॉर्टगेजेबल असेट ऑफ द कंपनी आर फ्रीली अवेलेबल, क्या बोल रखा है, जो असेट्स होते हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते, नॉट सिक्योर्ड इन फेमस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब असेट्स को भी हमें देना पड़ जाता है अगर हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रीपेमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर्स की बात करूं तो डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है कंपनी के द्वारा जिसकी कॉमन सील होती है, एक एक प्रूफ है, एविडेंस, एक प्रूफ है कि हमने इस कंपनी से डेट ले रखा है, मेरे पास डिबेंचर है, डिबेंचर्स स्टॉक की फॉर्मेट में होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं एंड कोई भी सिक्योरिटी हो सकती है कंपनी की, वेदर चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी और नॉट, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर्स होते हैं, तो कुछ कुछ डिबेंचर्स तो आपके कंपनी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और कुछ नहीं डालते, कुछ मतलब सिक्योर्ड होते हैं जिनको आपको पेमेंट करनी ही करनी है, लीगल ऑब्लिगेशन है, और कुछ नहीं होते, तो उसी की बात कर रहे हैं ये कि कुछ डिबेंचर्स असेट पे चार्ज डालते हैं और कुछ नहीं डालते। कंपनी कैन इशू रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिबेंचर्स, रिडीमेबल कौन से डिबेंचर्स हो गए, जिनकी रीपेमेंट करनी पड़ती है, एक प्रॉपर सिनेरियो ऑफ टाइम के लिए रीपेमेंट करनी पड़ती है, और इररिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जिनकी रीपेमेंट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, जिनकी रीपेमेंट कभी हो रही है तो ठीक, नहीं हो रही तो जरूरी नहीं है। रिडीमेबल प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डेट, एक डेट होती है कि यहाँ पे आपका पैसा रीपे हो जाएगा, रीपेमेंट रिडम्पशन, वेयर एज जो इरिडीमेबल होते हैं उनकी कोई अंडरटेकिंग नहीं होती। ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है लॉन्ग टर्म डेट के लिए, डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर भी बोला जाता है, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी डिबेंचर होल्डर्स की आपको रीपेमेंट करनी पड़ती है, ये है आपका डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। ना अगर मैं इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बात करूं तो हो गया अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स और सिक्योर्ड डिबेंचर्स। कौन कौन से डिबेंचर्स हो गए, जो डिबेंचर्स कोई भी चार्ज नहीं क्रिएट करते असेट पे, ठीक है, जिनकी कोई भी चार्ज नहीं है, अगर आप उनकी रीपेमेंट कर रहे हो तो ठीक, नहीं कर रहे हो तो ठीक, वो होते हैं अनसिक्योर्ड, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, तो ये हो गए अनसिक्योर्ड डिबेंचर। जबकि सिक्योर्ड डिबेंचर कौन से डिबेंचर्स होते हैं, आर सिक्योर्ड बाय द मॉर्टगेज ऑफ द होल और पार्ट ऑफ द असेट, मतलब आपको इवन कंपनी के असेट तक गिरवी रखने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे अगर आपको सिक्योर डिबेंचर्स को पे करना है तो। रिडीमेबल डिबेंचर्स और परपेचुअल डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से हो गए, डिबेंचर जिनको पेमेंट रिसीव होती है एक एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड, ये टाइम है, इसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, तो ये कहलाता है आपका रिडीमेबल डिबेंचर। जबकि आपका परपेचुअल डिबेंचर्स या बोलूं इररिडीमेबल डिबेंचर्स, इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके ऊपर कोई भी फिक्स ऑब्लिगेशन नहीं होती, नो स्पेसिफिक टाइम इज फिक्स्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, दस विल बी मेड ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो इवेंट हो रहा है, अगर वो इवेंट हो रहा है तो आपको पेमेंट करेगी, अगर वो इवेंट नहीं हो रहा तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए आपका क्या हो जाएगा, डिबेंचर्स कंटिन्यू कर दिया जाएगा कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, आगे मिलेगा पैसा, उसके बाद मिलेगा, उसके बाद, तो ये टाइप्स के डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं, जो कॉस्ट होती है डिबेंचर की वो कम होती है, क्यों, जो कॉस्ट होती है डिबेंचर की वो कम होती है, रीजन इज कि यहाँ पे एक टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो भी कंपनी डिबेंचर्स वगैरह इशू करती है उनको टैक्स से थोड़ी सी छूट मिलती है,
ठीक है। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, सिंस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज द टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, टैक्स की छूट मिलती है। इंटरेस्ट तो दिया जाता है, डिबेंचर्स पे वो चार्ज करता है अगेंस्ट प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज एन एडमिसिबल एक्सपेंस फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, टैक्स लायबिलिटी कंपनी की प्रॉफिट रिड्यूस होती है। इन्वेस्टर प्रेफर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट देन इक्विटी और प्रेफरेंस। जो डिबेंचर्स है, जो इन्वेस्टर है, वो डिबेंचर इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी और प्रेफरेंस के ऊपर, एज द फॉर्मर प्रोवाइड्स अ रेगुलर फ्लो ऑफ परमानेंट इनकम। क्यों? क्योंकि मैं अगर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स पे तो इशू कर सकती हूँ, वोटिंग राइट्स आ जाएगा मेरे पास, लेकिन डिबेंचर्स इशू करने का मेन मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं उनको ये रहता है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलता ही रहेगा फॉर टाइम बीइंग, thus bringing more number of investors to the company। तो ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आएंगे तो ये फाइनेंस का सोर्स बनेगा। इन्वेस्टर प्रेफर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, इक्विटी शेयर, ये परमानेंट और रेगुलर इनकम के लिए भी इसको फ्लो किया जाता है। ये हो गई आपकी स्लाइड ब्लैंक, जिसके अंदर हम डिफरेंस की बात करेंगे इक्विटी शेयर्स या शेयर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स की। चलो स्टार्ट करते हैं, शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जो शेयर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऑनर्स ऑफ द कंपनी, और जो डिबेंचर्स होते हैं ये कौन होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। अच्छा, जो ओन करता है इसको, शेयर को ओन करने वाला क्या कहलाता है, शेयर होल्डर, और डिबेंचर को होल्ड करने वाला क्या कहलाता है, ये सेकंड पॉइंट है, डिबेंचर होल्डर। ये मैं कई बार बात कर चुकी हूँ, लेकिन आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसीलिए बार बार रिपीट करती हूँ। रिटर्न, इसको जो रिटर्न मिलता है वो कैसे मिलता है, डिविडेंड की फॉर्मेट में। इसको जो मिलता है वो किस फॉर्मेट में मिलता है, इंटरेस्ट की फॉर्मेट में। अच्छा, वोटिंग राइट्स की बात करूं तो इसके पास वोटिंग राइट्स होता है, इसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो टैक्स में बेनिफिट, इसको नो बेनिफिट, किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है, बेनिफिट होता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी, किसको कन्वर्ट कर सकते हैं और किसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, शेयर्स को हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते, नो, जबकि डिबेंचर्स को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, यस। तो यही सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको शेयर्स और डिबेंचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने पड़ते हैं। चलो अब आते हैं हम लोन की टर्म्स में, लोन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो इंडिया में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट है ये पब्लिक को दी जाती है, पब्लिक एंड प्राइवेट, पब्लिक के थ्रू भी हमें लोन मिलता है और प्राइवेट के थ्रू भी मिलता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जनरली फर्म्स ऑब्टेन लॉन्ग टर्म डेट किसके थ्रू, लोन्स के थ्रू। लोन का मतलब है आपको एक इतने साल का, 10 साल तक का क्या मिलना, एक अच्छी खासी अमाउंट मिल जाना, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल मिल जाना, जो कि आप फोर्सिनेबल टाइम के लिए दे दोगे, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको मनी मिल जाएगा जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो और भी बहुत सारी के सारे उसमें से पेमेंट कर सकते हो। गिविंग लॉन्ग टर्म लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन है वो आसान बात नहीं होती। जब आप नॉर्मल से पॉइंट की बात कर रही हूँ, जब आप लोन लेते हो बैंक से या कैसे भी लेते हो लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ते हैं और बहुत सारी कोलेटरल भी रिक्योर जरूरत पड़ती है, कोलेटरल की भी जरूरत पड़ती है जब आप लोन की बात करते हो, ठीक है। अ कंपनी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी सेटिस्फाइड रिगार्डिंग टेक्निकल, वो सेटिस्फाई होना चाहिए टेक्निकल टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में, कमर्शियल, फाइनेंशियल, मैनेजेरियल, कि हाँ भाई आप कल को इतने तो केपेबल हो कि आप लोन पे कर पाओगे। तो इन सारी टर्म्स को देखकर आपको बोरोइंग्स दी जाती है। लॉन्ग, इसको सिक्योर्ड लोन सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि कोलेटरल रखवाई जाती है इसमें,
सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड असेट्स, या तो फिक्स्ड असेट्स की टर्म्स में या तो फिर कैसे भी आपसे कोलेटरल रखवाई जाती है। और जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं वो इसलिए भी ज़रूरी होते हैं, आपको कोई भी लॉन्ग सोर्स के लिए फिक्स्ड असेट्स खरीदना है, प्लांट मशीनरी लैंड वगैरह खरीदना है, या डे टू डे की एक्टिविटीज़ को भी चलाने के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस एनी हाउ ज़रूरी हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंदर द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं। सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स आपको प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म लोन। डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे आप देख सकते हो। गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और कुछ इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस ये भी हैं जैसे LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये आपको एक ओवरव्यू के लिए ध्यान रखना है कि ये सारे इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लोन के टर्म्स में काम करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग की बात हमने लास्ट कॉन्सेप्ट में भी की थी कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है। जब कंपनी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके अपने पास पैसा रखती है, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, तो वो आपका रिटेन्ड अर्निंग की टर्म्स में आता है, या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं जिसको। ठीक है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, और इससे हमारी नेट वर्थ इंक्रीज होती है। ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस द बिजनेस बिकॉज इट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ज्यादातर ये किससे बिलोंग करता है? इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करता है, क्योंकि वहां पे जो एक्सपेंशन वगैरह के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं डाइवर्सिफिकेशन के। चीपेस्ट सोर्स है रेजिंग फंड का। सफिशिएंट कैपिटल मिल जाती है हमारी कंपनी को डेवलप करने के लिए, प्रॉफिट मिल जाता है कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए। इक्विटी डज नॉट डिपेंड अपन लैंडर्स, लैंडर्स पे डिपेंड तो करती नहीं है। आउटसाइडर इफ और आउटसाइडर इफ रिटेन्ड अर्निंग आर रेडिली अवेलेबल, अगर रेडिली अवेलेबल आपको रिटेन्ड अर्निंग मिल रही है तो आप इक्विटी शेयर्स वगैरह को या लैंडर्स पे या आप आउटसाइडर्स पे डिपेंड नहीं करते हो, अगर आपके पास खुद का पैसा है तो। इट इंक्रीज, ये कंपनी की रेपुटेशन को बढ़ाती है और प्रमोट करती है इन्वेस्टर को इनफ्लक्स कैपिटल के लिए। अच्छा, अब ये इनफ्लक्स कैपिटल का क्या मतलब है? इनफ्लक्स कैपिटल का मतलब होता है कि एनी हाउ जब आप कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, या नई नई मशीनरी खरीदते हो, या नए नए लॉन्ग टर्म सोर्सेज में फंड्स करते हो, तो वो इनफ्लक्स कैपिटल होती है। कैपिटल को इन्वेस्ट करना इन द कंपनी। नाउ अगर मैं इसकी कंक्लूजन की बात करूं तो ये होता है, इससे कंक्लूड ये किया जा सकता है। अभी आपका एक ब्रिज फाइनेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं। ब्रिज फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, उसके बाद कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, वेंचर कैपिटल हो गया, लीज फाइनेंसिंग हो गई। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है इसका, फिर भी समझ लो। ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब होता है जब बड़ी बड़ी कंपनीज कमर्शियल बैंक से लोन लेती है ताकि वो जो पेंडिंग पेमेंट करनी है लोन वगैरह की वो पे कर सके, तो ब्रिज फाइनेंसिंग उसको कहते हैं। वेंचर कैपिटल का मतलब होता है जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उसमें इन्वेस्टर्स हाईली अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो स्टार्टअप वगैरह है उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अपनी कंपनी को कैसे डेवलप करे और कैसे स्किल्स वहाँ पे लगाएं, तो इसीलिए जो वेंचर कैपिटल में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं इन कंपनीज में, इनको एक्सपर्टाइज वगैरह देते हैं। तो ये हो गई। फिर इनके बारे में और लॉन्ग टर्म सिनेरियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम इसका कंक्लूजन ये करते हैं कि यू हैव टू स्पेंड मनी टू मेक मनी, पैसे से ही पैसा बनता है, ये एक बहुत बड़ी कहावत कही गई है। अगर कंपनी फंड रेज करती है तो वो इसीलिए रेज कर रही है कि कल को वो डेवलप करेगी, अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेगी। द कंपनी में सेल इट्स प्रोडक्ट, कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती है। ठीक है, कॉस्ट टू प्रोड्यूस विच इन टर्न प्रोवाइड, कंपनी को फंड्स देंगे, प्रोडक्ट्स को बेचेगी, तो फिर वो लॉन्ग टर्म में जो ऑपरेटिंग साइकिल चलता है, कैश से रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स बना,
फिनिश गुड से वो कन्वर्ट हुआ इनटू रिसीवेबल्स में, और रिसीवेबल्स कन्वर्ट हुआ कैश में। तो एक प्रॉपर सिनेरियो होता है जो कि फॉलो करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो इसीलिए ये पूरे के पूरे सोर्स कैश को कैश में बनाने के लिए प्रोडक्ट को बेचना पड़ता है, और कंपनी इस तरीके से देखती है कि मनी को मनी की टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करना है। बहुत सारे टर्म सोर्सेस के वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल फंडिंग्स वगैरह भी इसके अंदर आता है। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस की बात करी आज हमने, लॉन्ग टर्म के साथ-साथ अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में शॉर्ट टर्म सोर्सेस की भी बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कोरिलेटेड हैं। फिर हम धीरे-धीरे इनके और भी पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर वीडियो में इतना ही, अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।